चलिए बेटा, यूनिट 1 में चैप्टर 1 हम डिस्कस करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, किसने इस थ्योरी को दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो सेल थ्योरी पहला पॉइंट ये आपसे पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन बाई या प्रपोज बाई। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। ईयर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगा 1838-39। जब अपनी बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारे ईयर आपको मिलेंगे, लेकिन वही ईयर इम्पॉर्टेंट है, वही आपको याद करने हैं जो यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिखूँगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर ईयर आप नहीं याद कर सकते हैं। वही ईयर इम्पॉर्टेंट होगा जो यहाँ पर आपको मैं लिख के बताऊँगा। जैसे एक पॉइंट मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, पहली बार ये बायोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने इन द ईयर 1802। तो एक ये ईयर इम्पॉर्टेंट था। दूसरा, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। एक ये ईयर इम्पॉर्टेंट था। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। ये इम्पॉर्टेंट था। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई नॉल एंड रस्का इन द ईयर 1932। तो ये 4 ईयर इम्पॉर्टेंट थे पिछले लेक्चर में। आज यहाँ पर जो सेल थ्योरी है ये 1838-39 में प्रपोज की गई स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों के द्वारा, 2 साइंटिस्ट के द्वारा। तो इन दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले स्लाइडेन के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम स्वान के बारे में बात करेंगे। तो इधर आ जाएंगे आप। पहले साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, नाम है मैथियस स्लाइडेन। पूरा जरूरी नहीं कि आप मैथियस स्लाइडेन ही याद करें, आप केवल स्लाइडेन भी याद कर सकते हैं। मैथियस स्लाइडेन 1838। ये जो स्लाइडेन थे ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये प्लांट पे स्टडी करते थे। तो प्लांट पे जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं बॉटनिस्ट। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो जर्मन बॉटनिस्ट। ये पहला क्वेश्चन जो आपको याद करना है। स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने किस पे रिसर्च किया? प्लांट के ऊपर। स्लाइडेन ने प्लांट के ऊपर रिसर्च किया। – 1838 में बहुत सारे प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। जो हमारी सोच है उसे हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। हम कोई चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती होगी, तो इसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। और जब कोई हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाती है तो उसे थ्योरी कहा जाता है। तो किसी भी पर्सन की जो सोच है, कल्पना है, उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। और जब हाइपोथेसिस को प्रूफ कर दिया जाएगा तो उसी को हम थ्योरी का नाम देंगे। तो स्लाइडेन ने 1838 में प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि जो प्लांट हैं ये अलग अलग तरह की सेल से बने होते हैं। आज तो हमें ये बात पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हैं। लेकिन स्लाइडेन ने 1838 में पहली बार ये बताया कि जो प्लांट हैं ये सेल से बने होते हैं। जैसे प्लांट की किसी एक सेल का नाम बताइए। प्लांट की एक सेल का नाम बताइए। जैसे कौन सी सेल? जाइलम सेल नहीं है, जाइलम इज ए टिश्यू। जैसे पैरेन्काइमा सेल, जैसे पॉलेनकाइमा सेल, जैसे स्क्लेरेन्काइमा सेल, जैसे मीजोफिल सेल, है ना। ये सब सेल हैं के एग्जाम्पल हैं। जैसे ट्रैकीड एक सेल का एग्जाम्पल है। मीजोफिल सेल जो लीफ में पाई जाती है प्लांट में, वो एक सेल का एग्जाम्पल है। जैसे कॉम्पेनियन सेल आपने पढ़ी, फ्लोएम में पढ़ा ना, सीट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। तो कॉम्पेनियन सेल एक सेल का एग्जाम्पल है। तो प्लांट में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती हैं। आज हमें बात पता है कि प्लांट में कॉम्पेनियन सेल हैं, पैरेन्काइमेटस सेल हैं, मीजोफिल सेल हैं। ये बात स्लाइडेन ने पहली बार बताई।
और इन्होंने कहा कि जो सेल होती हैं ये आपस में मिलके फॉर्मेशन करती हैं टिश्यूज़ का। जब कई सारी सेल एक साथ मिल जाती हैं तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टिश्यू, जिसे आप ऊतक के नाम से पढ़ते होंगे। ये सेल्स आपको दिखाई गई हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ये बात आज हम अच्छी तरीके से जानते हैं 2019 में, लेकिन पहली बार ये बात किसने बताई? स्लाइडेन ने। स्लाइडेन ने कहा कि प्लांट अलग अलग तरह की सेल से बने होते हैं और ये सेल आपस में मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और यहीं से टिश्यू की डेफिनेशन आती है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। तो इन्होंने जो कहा उसको मैं लिखता हूँ, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट हैं, चाहे मैंगो की बात कर लें, गुआवा की बात कर लें, नीम की बात कर लें, जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज का मतलब बने होना, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different type of cells। स्लाइडेन ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग तरह की सेल से बने हुए हैं, जैसे मीजोफिल सेल, पैरेन्काइमा सेल एंड कॉम्पेनियन सेल। एंड cells formed the tissues of plant। और ये जो सेल हैं, ये सेल आपस में मिलकर फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू का। अब प्लांट के किसी एक टिश्यू का नाम बताइए। जाइलम, जैसे फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं प्लांट के अंदर। और अगर हम मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल सेल का एग्जाम्पल। तो ये बात 1838 में स्लाइडेन ने बताई और इन्होंने जो कहा, दिस इज नेम्ड एज हाइपोथेसिस। दिस इज हाइपोथेसिस, इसे कहते हैं परिकल्पना। मतलब ये इनकी सोच थी कि ऐसा होता होगा। और जब किसी हाइपोथेसिस को हम प्रूफ करते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा तब थ्योरी बनती है। तो ये बात हो गई मैथियस स्लाइडेन के बारे में, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में बहुत सारे प्लांट पे रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पे इन्होंने बताया कि सभी प्लांट अलग अलग तरह की सेल से बने होते हैं और ये सेल फॉर्मेशन करती हैं टिश्यूज़ का। इनका एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब दूसरे साइंटिस्ट पे हम चलते हैं सेल थ्योरी में। कौन है? स्वान, थियोडोर स्वान। ईयर है 1839। अब जैसे कि स्लाइडेन के बारे में मैंने कहा कि 1838 में इन्होंने रिसर्च किया और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इसी तरह अगर हम थियोडोर स्वान की बात करते हैं तो स्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट का मतलब इन्होंने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे अगर आप केवल दिमाग लगाएंगे तो। जैसे आपने कहा कि भाई स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने किस पे रिसर्च किया? प्लांट के ऊपर। इसी तरह जब हम कह रहे हैं कि स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, तो अगर आपसे कॉमन सेंस पूछा जाए कि भाई इन्होंने किस पे रिसर्च किया होगा, प्लांट पे या एनिमल पे, तो आपको लगेगा कि एनिमल पे किया होगा, लेकिन इन्होंने दोनों पे रिसर्च किया। तो ये बात ध्यान रखनी है। स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर रिसर्च किया। तो दोनों रिसर्च को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में। तो पहला पार्ट यहाँ पर हम लेते हैं एनिमल्स। स्वान ने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि जो एनिमल सेल होती हैं, इन सेल में जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसे
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। तो इन्होंने पता लगाया कि एनिमल सेल्स, जैसे हम अपनी सेल की बात करें, हम एनिमल हैं और हमारी जो सेल है उनके बारे में इन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय ए कवरिंग नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप में से ज़्यादातर लोग ये बात आज अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर हम किसी भी एनिमल सेल की बात करते हैं, जैसे हम अपनी सेल की बात करें, तो अगर ये हमारी सेल है तो हमारी सेल में सबसे आउटर कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात सबसे पहली बार स्वान ने बताई 1839 में कि एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की कवरिंग है, जो बाउंड्री है, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर दो तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी। पहली चीज़, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के और भी नाम है, सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा। तो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म होगा, कहीं पर सेल मेम्ब्रेन टर्म होगा, कहीं पर प्लाज्मा लेमा टर्म यूज किया जाएगा। तीनों सिनोनिम है, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा वाज डिस्कवर्ड बाय, इसके बारे में किसने बताया? स्वान ने बताया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप आंसर करेंगे स्वान। दूसरा क्वेश्चन है कि जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाता है, टर्म सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, टर्म सेल मेम्ब्रेन दिया गया था, दो साइंटिस्ट हैं, नेगेली एंड क्रैमर। नेगेली एंड क्रैमर के द्वारा ये टर्म दिया गया। और ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं प्लाज्मा लेमा, ये दिया गया प्लो के द्वारा। टर्म प्लाज्मा लेमा, ये प्लो नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, पहला जो पॉइंट, ये तो एनसीईआरटी का है, ये पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर के हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद करने हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जब कहीं पर भी टर्म की बात आए तो आप कोशिश करिए कि जो पुराने टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनमें जो ऐसे क्वेश्चन थे उनको भी साथ में आप रिवाइज करिए। जैसे यहाँ पर टर्म आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिए कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टर्म बायोलॉजी, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बोलिएगा आप, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेवेरिनस, टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय नेगेली एंड क्रैमर, एंड टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय प्लो। तो 4 टर्म तो यही आ चुके हैं और इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म आते रहेंगे। तो ये तो एनिमल पे जो इन्होंने स्टडी की उसके आधार पे इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में जो सबसे आउटर कवरिंग है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जूलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी की। तो दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट का। स्वान ने प्लांट के ऊपर जब स्टडी की तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट की सेल हैं, प्लांट की सेल में जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो है सेल वॉल। तो यानी दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अगर हम किसी प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। इस तरीके से दिस इज द सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपके सामने दो सेल हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप ज़्यादातर जानते होंगे। ये एक एनिमल सेल आपको दिखाई गई और एक प्लांट सेल दिखाई गई।
आप देख सकते हैं कि अगर हम बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री मतलब जो सबसे बाहर हो, तो एनिमल सेल में बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल की बाउंड्री सेल वॉल। और ये बातें हमें किसने बताई? स्वान ने। 1839 में सबसे पहली बार हमें ये बातें स्वान ने बताई कि एनिमल सेल में जो सबसे आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में जो सबसे आउटर कवरिंग है ये सेल वॉल है। तो मैं लिखता हूं इस बात को यहाँ पर, प्लांट cells had an outer covering named as cell wall। और क्या आप जानते हैं कि जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है नहीं? नहीं होती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की विशेषता है सेल वॉल का पाया जाना। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बात किसने बताई? स्वान ने। इन्होंने कहा कि सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का कैरेक्टर है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्रेजेंस को हम ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is the unique character of plant cells। यूनिक का मतलब विशेष, जो दूसरे में नहीं है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल cells lack cell wall। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो स्वान ने कई सारी बातें बताई। इन्होंने कहा कि एनिमल सेल में सबसे बाहर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सबसे बाहर की कवरिंग सेल वॉल। सेल वॉल का पाया जाना किसका कैरेक्टर है? प्लांट सेल का। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल के बारे में तो 1665 से हमें पता है। 1839 में स्वान ने ये बताया कि सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का कैरेक्टर है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। स्वान का जो रिसर्च है, इसके आधार पे इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, सबकी बॉडी बनी है सेल से। स्वान ने क्या कहा? बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and product of cells। स्वान ने कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है और उनके प्रोडक्ट से बनी हुई। अब ये सेल तो आप समझ रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, नर्व सेल, लीवर सेल, पेनक्रियास सेल, है ना, बहुत सारी सेल, एपिथेलियल सेल, मस्कुलर सेल, है ना। तो हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी। मैंने नंबर भी शायद बताया आपको ना, 10 to power 13। जब मैंने आपको पढ़ा था कि वाई सेल इज कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको बताया गया एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया गया था, अमीबा का एक केस हमने लिया था। तो ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि आज के समय में हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, लेकिन ये बात पहली बार बताई थी स्वान ने कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनकी बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है। अब प्रोडक्ट को थोड़ा सा हम समझेंगे, लेकिन एक बात पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने जो बताया, दिस इज नेम्ड एज सेल हाइपोथेसिस।
थोड़ा सा कंपेयर करिएगा। स्लाइडेन ने जो भी बताया था उसे हमने क्या कहा, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, और स्वान ने जो बताया उसे हम कहते हैं सेल हाइपोथेसिस, कोशिका परिकल्पना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड सेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय स्वान, और दोनों ने मिलके प्रपोज किया किसको, सेल थ्योरी को। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, तो आप कहेंगे स्लाइडेन, सेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय स्वान एंड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, और दोनों के ईयर को आप यूज करेंगे 1838, 39। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है प्रोडक्ट ऑफ सेल। हमारी बॉडी सेल से बनी, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब करें प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इसको समझने के लिए अपनी बॉडी के एक सेल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, क्या इसके नाम को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये सेल क्या बनाती होगी? फाइबर। मतलब बहुत सारी बातें आपने कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं सुनी, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आप बता पाएंगे। नाम ही फाइब्रोब्लास्ट, तो ये सेल बनाती है क्या? फाइबर। तो फाइब्रोब्लास्ट एक सेल है, ये एक सेल है, और ये जो सेल है ये फाइबर को सिक्रीट करती है। ये सेल फाइबर को, कोई फाइबर का नाम बताइए, जैसे कोलेजन फाइबर, जैसे इलास्टिन फाइबर। और आप शायद जानते भी हो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा फाइबर है? कोलेजन फाइबर। तो अब ये जो फाइबर्स होते हैं, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ सेल, क्योंकि जो फाइब्रोब्लास्ट एक सेल है और इस सेल से क्या बन रहा है? फाइबर बन रहा है। तो फाइब्रोब्लास्ट इज द सेल, जो मैंने कहा ना, कंपोज्ड ऑफ सेल। तो सेल का एग्जांपल है फाइब्रोब्लास्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल इज फाइबर। फाइबर इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हमारी जो बॉडी की सेल है उनके बीच में जगह होती है, और उन जगहों में फाइबर्स होते हैं और बहुत सारे दूसरे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनकी बॉडी बनी है सेल और उनके प्रोडक्ट के द्वारा, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं। और जब हम सेल थ्योरी की बात करेंगे तो सेल थ्योरी में भी यही कहा गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म याद है ना, किसी भी जाति का कोई एक इंडिविजुअल, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे आप प्लांट की बात करें या फिर एनिमल की बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यही सेल थ्योरी है। लेकिन सेल थ्योरी फेल हो जाती है। क्यों फेल होती है, फिर कैसे इसमें मॉडिफिकेशन किया गया सेल थ्योरी में, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतनी चीज़ों को फिर से हम समझेंगे जो आपके सामने है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, आप बोलेंगे अब साथ में, ठीक है? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन द ईयर 1838, 39। पहले साइंटिस्ट कौन से हैं? स्लाइडेन। ईयर है 1838। क्या थे ये? जर्मन बॉटनिस्ट। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? प्लांट पे। और प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कहा कि all plants are composed of different type of cells and cells form the tissues of plant। इन्होंने कहा कि एक प्लांट में अलग अलग तरह की सेल होती हैं और ये सेल मिलके बनाती हैं टिश्यू, एंड दिस इज नेम्ड एज हाइपोथेसिस। दूसरे साइंटिस्ट हैं स्वान। ईयर है यहाँ पर 1839। क्या थे ये? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। यहाँ पे गलती हो सकती है तो इसलिए अच्छे से याद करना है। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? एनिमल और प्लांट दोनों के ऊपर। एनिमल पे इन्होंने स्टडी करने के बाद ये बताया कि एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय ए कवरिंग नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तीन बातें याद करनी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय स्वान। Term cell membrane was given by Nageli and Kramer, and term plasma lemma was given by Plough। स्वान जूलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडीज की। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है आपको। प्लांट के ऊपर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल हैं इनमें सबसे आउटर कवरिंग है सेल वॉल, एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, बिकॉज एनिमल सेल लैक्ड सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिए कि अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं
तो एनिमल सेल की बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल की कवरिंग सेल वॉल हो जाएगी। अपने रिसर्च के आधार पे इन्होंने इस पॉइंट को समझाया। क्या बोला इन्होंने? बॉडीज ऑफ all plant and animals are composed of cells and product of cell and this is named as cell hypothesis। और फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया। तो अब सीधा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड सॉन इन द ईयर 1838-39। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑप्शन ऐसे दिया गया, ए जूलॉजिस्ट, ए बॉटनिस्ट, बोथ जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट। क्या करेंगे? बोथ हो जाएगा, क्योंकि जो स्लाइडेन थे ये बॉटनिस्ट थे और सॉन एक जूलॉजिस्ट थे। इस समय आपकी बॉडी में कितनी सेल हैं? तो आप क्या बताएंगे? 10⁻13 सेल हैं। मतलब आपकी बॉडी में अरबों सेल्स हैं। करोड़ों की बात जाने दीजिए, अरबों सेल्स हैं। लेकिन जब आपके जीवन की शुरुआत हुई तो आपकी बॉडी में कितनी सेल थी? एक सेल। मतलब हमारे जीवन की शुरुआत एक सेल से हुई, और इस एक सेल से आज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल पाई जा रही हैं। करोड़ों सेल आज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो स्लाइडेन और सॉन से ये पूछा गया कि जब हमारा जीवन एक सेल से शुरू होता तो एक सेल से इतनी सारी सेल का फॉर्मेशन कैसे हो पाता है? तो ये नहीं बता पाए। यानी सेल थ्योरी ये बताने में फेल हो जाती है कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेलियर ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी फेल हो जाती ये बताने में हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्लाइडेन और सॉन की सेल थ्योरी ये नहीं बता पाती। ये केवल ये बता पाते हैं कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सब सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। लेकिन नई सेल कैसे बनती? जैसे आप जानते होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज हैं, है ना, रेड ब्लड सेल, और आरबीसीज का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, इनका एक जीवन काल है कितना? 120 डेज। 120 दिन की जिंदगी है आपकी आरबीसी की। 120 दिन की जिंदगी जब पूरी होती है तब आरबीसी को मार दिया जाता है। कहाँ पर? स्प्लीन में। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो सवाल ये है कि जब आरबीसी को मार दिया जाएगा 120 दिन के बाद, तो नई आरबीसी बनेंगी, और नई आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर। हमारी जो लॉन्ग बोन है, जैसे यहाँ पर कौन सी बोन है? ह्यूमेरस। यहाँ पर कौन सी है? फीमर। तो इन बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और बोन मैरो के अंदर सारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो। तो सवाल ये कि बोन मैरो में नई सेल बनती, नई आरबीसी बनती, कैसे? कैसे? स्लाइडेन और सॉन इस बात को नहीं बता पाए। ये बात बताई रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने कहा कि सेल डिवाइड करती। आज तो हम जानते हैं दो तरह के सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं, कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस। लेकिन सेल डिवाइड करती, ये बात पहली बार बताई गई रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में। साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इन्होंने कुछ ऐसे समझाया कि मान लीजिए एक सेल है, और ये जो सेल है ये डिवाइड करती है, इसमें डिवीजन होता है, विभाजन। और जब ये सेल डिवाइड करती है, एक सेल के डिवाइड करने से फॉर्मेशन होता है दो सेल का, इस तरीके से। अब आप समझिए कि हमारे जीवन की शुरुआत जब एक सेल से हुई तो इतनी सारी सेल हमारी बॉडी में कैसे बन गई। हमारे जीवन की शुरुआत एक सेल से हुई जिसका नाम है जाइगोट।
अगर आप नहीं जानते तो आज से जान लीजिए। द फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाइफ इज जाइगोट। हमारे जीवन की शुरुआत हुई जाइगोट से, एक सेल से। और ये जाइगोट कहाँ पर बना? जाइगोट कहाँ पर बना? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो मदर की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट बना तब हमारे जीवन की शुरुआत हो गई। और फिर इस जाइगोट में क्या हुआ? सेल डिवीजन, जिसे हम कहते हैं दैट इज नेम्ड एज जाइगोट में होने वाला डिवीजन क्लीवेज। जाइगोट में होने वाला डिवीजन क्लीवेज, लेकिन हम अभी डिवीजन लिखेंगे इसे। तो जाइगोट में हुआ सेल डिवीजन। एक सेल है, इसने डिवाइड किया और डिवाइड करने से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई, इस तरीके से। फिर ये जो 2 सेल हैं, जब इनमें डिवीजन होगा तो कितनी सेल बन जाएंगी? 4 सेल बन जाएंगी, इस तरीके से। फिर जब 4 सेल डिवाइड करेंगे तो 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। 8 के बाद 16, 32 और ऐसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा और फिर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? हमारा ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से हम डेवलप हुए। एक सेल से हमारे जीवन की शुरुआत हुई और एक सेल जो जाइगोट नाम की थी, इसमें डिवीजन होने से 2 सेल बने। 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाती, 4 से 8 सेल, और इस तरह धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ता जाता और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो सेल डिवाइड करती, ये बात पहली बार बताई गई रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। इन्होंने कहा कि सेल डिवाइड करती है और एक सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक सेल डिवाइड करती तो इसे हम कह सकते हैं पुरानी सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। जो सेल डिवाइड करेगी उसे हम कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो नई सेल बनेंगी दीज आर न्यू सेल्स। या फिर इनके लिए और भी टर्म है। जो सेल डिवाइड करती दिस इज नेम्ड एज पेरेंट सेल, और जो नई सेल बनती दीज आर डॉटर सेल, डॉटर सेल्स। तो सेल थ्योरी ये बताने में फेल हो जाती है कि नई सेल कैसे बनती हैं। तब 1855 में विर्चो डिफाइन करते हैं कि सेल डिवाइड करती है और नई सेल का फॉर्मेशन होता है पुरानी सेल से। यानी न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कैसे? बाय सेल डिवीजन। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी फेल हो जाती थी उसको रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई करके सही कर दिया। तो अब हम आते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी में। मॉडर्न सेल थ्योरी में 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आज के समय में जो हम पढ़ते हैं दिस इज मॉडिफाइड सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। और मॉडिफिकेशन क्यों किया? मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेल थ्योरी ये बताने में फेल हो गई कि नई सेल कैसे बनती। तो अगर हम बात करते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में, दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में 2 पॉइंट हैं, मैं लिखता हूं दोनों पॉइंट पर। नंबर 1, पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट आप जानते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म का मतलब जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर, बोलिए, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? स्लाइडेन एंड स्वान का। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है। ये जब शुरुआत में सेल थ्योरी दी गई तब यही बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, सब सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट तो स्लाइडेन और स्वान का ही है। स्लाइडेन एंड स्वान।
अब दूसरा, जब सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया तो एक स्टेटमेंट को ऐड किया गया जो रुडोल्फ विर्चो ने बताया। इन्होंने क्या कहा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो नई सेल हैं किससे बनती हैं? पुरानी सेल से। कैसे? सेल डिवीजन के द्वारा। और दो तरह का सेल डिवीजन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय कैसे? सेल डिवीजन। यस, बाय सेल डिवीजन। लेकिन अपनी लैंग्वेज में इसी बात को रुडोल्फ विर्चो ने कुछ इस तरीके से कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और जब इसको हमने कन्वर्ट किया इंग्लिश में तो ये सेंटेंस निकल के आया, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी को हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नीट 2019 अगर आपने दिया होगा तो उसमें ये सेंटेंस पूछा गया था। मतलब बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, बस इतना पूछा गया था। एक बात और, एक टर्म यहाँ पर और पूछा जाता है जिसको हम समझेंगे थोड़ा सा। ये टर्म आता है डी नोवो। डी नोवो, इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब आप बायोनिट सॉल्व करेंगे। तो डी नोवो को पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं किसी घड़े के बारे में, एक घड़ा हमें बनाना है, तो घड़े को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो मिट्टी और पानी को अगर हम मिला दें, यानी हम सॉइल ले लें प्लस वाटर ले लें, तो इससे फॉर्मेशन हो सकता है मटके का, सुराही का। या फिर कोई भी मिट्टी का सामान हम बना सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस सुराही को बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी, मिट्टी की और पानी की, ये लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, इसमें जीवन नहीं है। अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए हम निर्जीव या नॉन लिविंग चीज़ों का यूज करते हैं तो उसकी ओरिजिन होगी डी नोवो। यानी ये जो सुराही है इसकी ओरिजिन कैसी है? डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है ओरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। निर्जीव चीज़ों से अगर कोई चीज़ बनी है तो उसकी ओरिजिन को आप कहेंगे डी नोवो। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, इसकी ओरिजिन, बस यस नो आंसर करना है, ठीक है? यस या नो। इसकी ओरिजिन डी नोवो है या नहीं? ओरिजिन डी नोवो है, बिल्कुल। क्योंकि इस पेन को बनाने के लिए किसका यूज किया गया? प्लास्टिक का। और प्लास्टिक क्या है? नॉन लिविंग मैटर। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर नॉन लिविंग मैटर का यूज़ किया जाएगा तो वो डी नोवो हो जाएगा। तो डी नोवो का मीनिंग होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, डी नोवो, डी नोवो का मतलब है ओरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग, या नॉन लिविंग के लिए टर्म यूज करते हैं ए बायोटिक मटेरियल। ए बायोटिक मटेरियल। तो कोई भी चीज जो ए बायोटिक मटेरियल या नॉन लिविंग से बनी हो उसकी ओरिजिन को हम डी नोवो मान लेंगे। तो अब मुझे बताइए कि जो हमारी बॉडी है इसकी ओरिजिन डी नोवो है या नहीं? हमारी बॉडी डी नोवो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। और सेल क्या है? लिविंग। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन एंड नॉट डी नोवो। नॉट डी नोवो। हमारी बॉडी की ओरिजिन डी नोवो नहीं हो सकती। यानी अगर एक सेल है, एक लिविंग है, उसी से दूसरी सेल बन सकती है। लिविंग से ही लिविंग का फॉर्मेशन हो सकता है। नॉन लिविंग चीज़ों से जीवन नहीं आ सकता। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रखेंगे डी नोवो को। और ये टर्म फिर आगे आएगा
जब अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद में, तब फिर से टर्म आएगा डिनोवो। तो इस टर्म को ध्यान रखेंगे। डिनोवो का मतलब जिसकी ओरिजिन नॉन लिविंग चीज़ों से होती हो, जैसे पेन की बात करें, फैन की बात करें, एसी की बात करें या सुराही की बात करें, इन सब की ओरिजिन कैसी है? डिनोवो। लेकिन हमारी ओरिजिन डिनोवो नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन डिनोवो नहीं होती है। अब एक चीज़ और, एक्सेप्शन पे आते हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बस इतना पढ़िए। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से नहीं बना होता है? वायरस, यस। आप वायरस को एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। अगर हम वायरस की बात करें तो वैसे तो वायरस को आप कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों कहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। लिविंग क्यों मानते हैं इसे बताइए? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए लिविंग। क्या कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन एक वायरस अपनी तरह का दूसरा वायरस बना सकता है। तो जो अपनी तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ये लिविंग का कैरेक्टर है। तो वायरस जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए आप इसे लिविंग कंसिडर करेंगे। और नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल थ्योरी कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन वायरस सेल से नहीं बना है। तो किससे बना है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ये दो चीज़ों से बना है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें HIV, नाम तो सुना होगा। क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये किससे बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। इसी तरह एक नाम सुना होगा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। किससे बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन। ये भी सेम ही हो गया। जैसे हम बात करते हैं 5×174, किससे बना है? किससे? DNA प्लस प्रोटीन। तो कोई भी वायरस दो चीज़ों से बना होता है, या तो आरएनए और प्रोटीन से बना होगा या फिर डीएनए और प्रोटीन से बना होगा। आरएनए और डीएनए को एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और जब न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन से जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस क्या है? दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह के हैं? दो तरह के, है ना, डीएनए एंड आरएनए। तो या तो वायरस डीएनए और प्रोटीन से बना होगा या फिर आरएनए और प्रोटीन से बना होगा। वायरस में सेल नहीं पाई जाती, यानी वायरस के लेवल पे सेल थ्योरी फेल हो जाती, क्योंकि सेल थ्योरी कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो वायरस एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये सेल से नहीं बना हुआ है। तो जब वायरस की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि ये एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी का अपवाद है। एक्सेप्शन का मतलब ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो वायरस इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि सेल थ्योरी ये कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, लेकिन वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से नहीं बना है। किससे बना है? न्यूक्लियो प्रोटीन के द्वारा बना हुआ है, यानी इसमें डीएनए और प्रोटीन होगा या फिर आरएनए और प्रोटीन पाया जाएगा। तो एनसीईआरटी के साथ कई सारी चीज़ों को हमने और डिस्कस किया। यहाँ पर डिनोवो को हमने डिस्कस किया, वायरस को डिस्कस किया। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में नहीं बताई गई, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है। तो एक तो हम ये ले रहे हैं अनियन पिल, जो कि एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। अनियन प्लांट, ये तो आप समझ रहे हैं ना, दिस इज प्लांट सेल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए सेकंड हम लेते हैं
सेल ऑफ ह्यूमन चीक। ह्यूमन चीक, चीक का मतलब गाल, यानी अगर हम अपने नाखून से अपने गाल को थोड़ा सा खुरच दें तो हमारे नाखून के अंदर बहुत सारी सेल आ जाएंगी। अब इन सेल को हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा वो समझना है। तो पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं। ऑनियन पील की एक सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि इस प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल। दिस इज द सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में अभी अभी हमें किसने बताया, स्वान ने सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। अब आते हैं ह्यूमन चीक सेल, जो कि एग्जाम्पल है किसका, एनिमल सेल का। एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। और अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एनिमल सेल में सबसे आउटर बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, किसने बताया, स्वान ने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो हम यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर कर रहे हैं। ये आपको दिखाई जा रही है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी तो एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल में सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात हमें पहले से भी पता है, स्वान ने सारी बातें हमें पहले ही बता दी। अब यहाँ पर जो टर्म यूज करते हैं बाउंड्री, तो मैंने पहले भी कहा कि बाउंड्री का मतलब जो सबसे बाहर हो। तो मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज मेड बाय सेल वॉल एंड बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाउंड्री का मतलब जो सबसे बाहर हो। तो प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो सेल वॉल है, और एनिमल सेल की जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है दोनों में, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब इसके और अंदर चलते हैं। प्लांट सेल में हमने देखा कि सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, दिस इज क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में। तो अभी मैंने इसको क्या कहा, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कहा जाता है हिंदी में से प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक अलग चीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल में भी ऐसा ही होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैटर है, इस पूरे मैटर को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में कई सारे पॉइंट हैं जो आप समझेंगे। यहाँ पर पहले कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं सेल वॉल के बारे में पूछूं आपसे कि सेल वॉल लिविंग है या नॉन लिविंग? सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और बायो टर्म किसी में लगा है तो वो लिविंग होगा। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, और इसके अंदर जितना भी मैटर है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म भी क्या है, लिविंग। तो सबसे पहली चीज, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। दिस इज लिविंग मटेरियल, मतलब ये सजीव पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म। दूसरी बात, प्रोटोप्लाज्म इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर ही आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन नाम का। तो सॉल्यूशन में आपको कोलोइड के बारे में, कोलोइडल के बारे में बताया जाएगा। ये मैं बायो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये केमिस्ट्री में आपको कोलोइड सिखाए जाएंगे, उस साइज के आधार पे आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल बायो में तो ये याद करना है कि प्रोटोप्लाज्म इज ए कॉम्प्लेक्स कोलोइडल सॉल्यूशन। तीसरी बात, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, दिस टर्म
was given by the परकिंजे एंड मोहल। परकिंजे एंड पूरा नाम है ह्यूगो वॉन मोहल, आप केवल मोहल याद कर सकते हैं। परकिंजे और मोहल के द्वारा प्रोटोप्लाज्म टर्म को पहली बार दिया गया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब कभी टर्म आए तो आप ये सोचिए कि अभी कौन कौन से टर्म की बात हम पहले कर चुके हैं। शुरुआत से आप बताएंगे, ठीक है। टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविलियनस। टर्म सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाय नेगेली एंड क्रेमर एंड टर्म प्लाज्मा लेमा वॉज गिवन बाय लोब। इतने टर्म फिलहाल हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ लोग अभी सेल मेम्ब्रेन में कुछ अभी आंसर मुझे सुनाई दिए स्वान के भी, तो स्वान ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। उसका जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है नेगेली एंड क्रेमर के द्वारा दिया गया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, जब बार बार चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे तभी ये चीज़ें याद रह पाएंगी, वरना साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। परकिंजे जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में हम और भी कई जगह पढ़ेंगे अपनी बॉडी में, जैसे कुछ और नाम बताएंगे। परकिंजे फाइबर कहाँ पर? हार्ट में। हमारे हार्ट में परकिंजे फाइबर पाए जाते हैं, उन्हें भी परकिंजे ने डिस्कवर किया। एक परकिंजे सेल भी पाई जाती है, कहाँ पर? आप कह सकते हैं न्यूरल सिस्टम। अभी फिलहाल हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसमें परकिंजे सेल प्रेजेंट होती हैं। तो परकिंजे सेल, परकिंजे फाइबर, ये हम पढ़ेंगे। एंटन प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकिंजे एंड मोहल। इसी प्रोटोप्लाज्म को सारकोड भी कहा गया। इस प्रोटोप्लाज्म को सारकोड का नाम भी दिया गया, लेकिन यह नाम ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, है ना। सारकोड टर्म प्रोटोप्लाज्म के लिए ही दिया गया था, किसके द्वारा? डुजार्डिन के द्वारा, लेकिन ये नाम ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि टर्म सारकोड वाज गिवन बाय डुजार्डिन। ठीक, अब देखिए एक सेंटेंस बहुत फेमस है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में ये कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेंटेंस सुना होगा, हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है ये किसने दिया? जूलियन हक्सले। तो हक्सले आप याद कर सकते हैं। हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म के लिए इतनी बातें आपको याद करनी होंगी। लिविंग मटेरियल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, परकिंजे मोहल ने टर्म दिया, इसी को सारकोड कहा डुजार्डिन ने, और हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके दो पार्ट होंगे। अब तो पहचान लेंगे आप धीरे धीरे। ये क्या है? सेल वॉल। हमेशा सेल वॉल में इसी तरीके से बनाऊंगा, तो अब आप पहचान लेंगे। दिस इज सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और अब आप ये भी बता सकते हैं मुझे इस फिगर को देख के कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल। दिस इज प्लांट सेल। कैसे पता चला? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो धीरे धीरे चीज़ों को आप समझने लगेंगे, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब मैंने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है ये प्रोटोप्लाज्म है। अब इसके दो हिस्से हैं। एक है यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन, ये वाला क्या है? सेंट्रल पार्ट। और ये वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो दोनों पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट, एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। और इसके जो सराउंडिंग वाला, चूंकि न्यूक्लियस हो गया तो इसके बाहर वाले पार्ट को कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बाहर वाले पार्ट को आप कहेंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब अलावा। किसके अलावा? न्यूक्लियस के अलावा। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अलावा हिस्सा है सेल का।
तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, and this extra nuclear part is named as cytoplasm. साइटोप्लाज्म। तो सिंपली अगर हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, जो अंदर है उसका नाम न्यूक्लियस है और जो बाहर है उसका नाम साइटोप्लाज्म है। तो क्या प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक ही चीज है? नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये फॉर्मूला है यहाँ पर, यानी साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दीजिए तब साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा। यानी साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में कुछ बातें जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे टर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टर्म साइटोप्लाज्म दिया गया स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा। स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार साइटोप्लाज्म टर्म को यूज़ किया गया, ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, साइटोप्लाज्म को लिए टर्म यूज करते हैं, दिस इज मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। एरेना का मतलब जगह, एरेना का मतलब स्पेस, जगह। तो करें दिस इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और उसकी मुख्य जगह क्या है? साइटोप्लाज्म। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इज साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मुझे बताइए किसी एक सेलुलर एक्टिविटी का नाम बताइए, क्योंकि करें ये मेन एरेना है। नहीं, बात तो सुन लो पहले मेरी। एनसीईआरटी कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है ये मेन एरिया है जहाँ पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही, बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं। तो किसी एक रिएक्शन का नाम बताइए जो साइटोप्लाज्म में हो रही है। जैसे ग्लाइकोलिसिस, नाम सुना है कभी? ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। ग्लाइकोलिसिस में कितनी रिएक्शन है? 10 रिएक्शन, और ये 10 रिएक्शन कहाँ चल रही हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, जब रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे, और उसी समय हम ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे। और ग्लाइकोलिसिस नाम की जो 10 रिएक्शन हैं ये कहाँ पर चलती हैं? साइटोप्लाज्म में। इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके आधार पे दो तरह की सेल हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब मुझे आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसमें न्यूक्लियस नहीं होगा? प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? दोनों में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा। हाँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे कुछ लोगों ने इस तरीके से याद किया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता। अंतर क्या है उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये जानकारी थोड़ी सी आप सही कर लेंगे। आप ये जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अंतर ज़रा समझेंगे। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, जैसे ये प्लांट की सेल है और इस प्लांट की सेल में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। जैसे ये
अगर ऑनियन सेल है, अगर ये अनियन सेल है तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 16 क्रोमोसोम। अगर हमारी सेल है तो न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दीज आर क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे बने हैं? नहीं बता पाएंगे तो ठीक है, वरना मैंने आज आपसे कहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो हैं, आपको कुछ आता नहीं। उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई जानकारी नहीं। क्या आप जानते हैं कि क्रोमोसोम किससे बने हैं? किससे? मेन कंपोनेंट बताइए पहले तो। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ? डीएनए। वैसे डीएनए के अलावा यहाँ पर आरएनए भी होगा और प्रोटीन भी पाए जाएंगे, लेकिन मेनली क्या है? डीएनए। एंड दिस डीएनए इज नेम्ड एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। तो जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेंगे। जेनेटिक मटेरियल उस कंपोनेंट को, उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो पेरेंट के कैरेक्टर को बच्चों में लेके जाते हैं। हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारे जो लक्षण हैं बॉडी के, वो हमारे पेरेंट के दिए हुए हैं। और हमारे पेरेंट से हमारे अंदर जो कैरेक्टर आए उनको कौन लेके आया है? डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को पहुंचाता है। मम्मी पापा के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में कौन ले जाता है? डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब मम्मी पापा के लक्षण बच्चों में आना। पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं, यही इसी को आप इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो ये काम करेगा उसे आप कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कौन करेगा? डीएनए। और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। थोड़ा सा ध्यान देंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षण को ले जाता है या फिर मम्मी पापा के कैरेक्टर को बच्चों में ले जाता है। क्लियर? दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। क्या अभी मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये प्लांट की सेल है या बैक्टीरिया की? नहीं बता सकते, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अभी इस सेल को आप नहीं पहचान सकते हैं क्लियरली कि ये बैक्टीरिया है या फिर प्लांट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तब आप बता सकते हैं कि दिस इज प्लांट सेल। या मैं कहूँ कि ये एनिमल सेल है या बैक्टीरिया की सेल है, तो आप कहेंगे ये बैक्टीरिया की सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब अंतर देखिएगा, ये एक प्लांट सेल आपको दिखाएगी और ये बैक्टीरिया की सेल है। अब बैक्टीरिया की जो सेल होगी, इसमें सेल में इस तरीके से डीएनए पाया जाएगा। दिस इज द डीएनए। और इस डीएनए के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। तो इससे आप कह सकते हैं सिंपली नेकेड डीएनए। इस डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं नेकेड डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसे आप न्यूक्लियस मानेंगे, लेकिन इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। डीएनए तो है, लेकिन डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ पर डीएनए है, डीएनए ने क्रोमोसोम को बनाया, उसके ऊपर कवरिंग भी पाई जाती है। तो अंतर यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनके न्यूक्लियस को हम कहते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस।
प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को कहा जाता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अभी दो बातें अच्छी तरीके से समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। पहली चीज। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। एक बात और समझिएगा, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में है या यूकैरियोटिक में? देख लीजिए कहाँ पे है? दोनों में। अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है, ये डीएनए क्रोमोसोम को नहीं बनाएगा, और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो एक ये भी अंतर यहाँ पर है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है या नहीं, तो क्या बताएंगे? नहीं होता है। यानी एक बैक्टीरिया है जैसे ई कोलाई, जानते हैं, नाम सुना है? ई कोलाई एक बैक्टीरिया, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ई कोलाई बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम हैं, तो क्या बताएंगे? कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। अब आप सोचेंगे कि ये तो दो अपोजिट बातें हो गई ना। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होते नहीं हैं, और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहेंगे बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है। तो जरा समझिएगा इस बात को। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए, जो नेकेड डीएनए, क्रोमोसोम नहीं बनाता है, लेकिन इसका जो डीएनए है इससे हम एक क्रोमोसोम कंसीडर कर सकते हैं। तो जब कभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे सिंगल क्रोमोसोम। कोई भी बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया आपने सुना होगा टाइफाइड वाला, क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। उसमें कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। ई कोलाई में कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। या फिर बैसिलस थुरिंजेंसिस में कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। तो हर प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे, जबकि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्रोमोसोम होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, लेकिन हम आंसर जरूर करेंगे कि एक क्रोमोसोम। तो ये थोड़ी सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जब क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में डीएनए क्रोमोसोम नहीं बनाता है, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा कितने क्रोमोसोम, तब आप कहेंगे एक क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं। जिन सेल में, अब ध्यान देंगे, जिन सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा, और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। तो दिस सेल इज द प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, और ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है दिस इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। डीएनए दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल है, यानी पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं उनको बच्चों में कौन लेके जाएगा? डीएनए। तो अभी तो हमने एक डिफरेंस के बारे में बात की, और भी कई डिफरेंसेस होंगे जिनको हम डिस्कस। पहले तो मुझे ये बताइए कि प्लांट सेल हो सकती है एनिमल सेल? ये प्लांट सेल कैसे पहचाना? सेल वॉल से। अब मुझे बताइए कि ये प्लांट सेल हो सकती है या बैक्टीरिया सेल? दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट सेल हो गया बैक्टीरिया? नहीं कर सकते। ये सेल वॉल आपको नजर आ रही, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है?
सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट? 2 पार्ट। द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये देखिए न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। अब पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल। कैसे पता चला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाएगी, इसलिए आपको पता चला ये यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक में प्लांट या एनिमल? प्लांट सेल। कैसे पता चला? सेल वॉल से। इतनी बातें अगर आप समझ जा रहे हो, सीख रहे हैं, तो फिर सेल आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक हैं। बेसिक आपको आ गया तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे आपने पहले ABCD अल्फ़ाबेट को सीखा और फिर आपने APPLE एप्पल, BAT बैट ऐसे सीखा ना, या फिर पहले आपने एप्पल को सीख लिया। क्या सीखा आपने? पहले ABCD को सीखा। तो वैसे यानी, और ABCD को सीखने में ज़्यादा समय लगा, आपने कई साल ABCD को सीखा, यानी बेसिक तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक बार बेसिक चीज़ें आपको आ गई, आपका बेस तैयार हो गया, तो फिर कितने भी बड़े कॉन्सेप्ट हम बना दें। मतलब एक बिल्डिंग है, अगर उसकी नींव मजबूत है तो आप कितना भी ऊंचा उससे बना सकते हैं। तो वैसे अगर आपका बेस मजबूत है तो हम कितने भी बड़े कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकते हैं। तो उसी लिए हम यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं। बार बार हम वही चीज़ पूछ रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बार बार हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनको पहचानना आ गया ना, तो फिर जेनेटिक्स, बायोटेक, सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल डिवीजन, ये सब बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए अब देखते हैं जरा। न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर हैं जो इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी मेम्ब्रेन है? 2 माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बनाया प्लास्टिड। कितनी मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बनाया वैक्यूल। कितनी मेम्ब्रेन? 1 मेम्ब्रेन। जैसे गोल्जी बॉडी मैंने बनाया। कितनी मेम्ब्रेन? 1 मेम्ब्रेन। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितनी मेम्ब्रेन? 1 मेम्ब्रेन। जैसे माइक्रो बॉडीज। कितनी मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखाए हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए, दीज आर नेम्ड एज, क्या कहते हैं? दीज आर ऑर्गेनेल्स। दीज आर नेम्ड एज ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज, इन सभी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। एनसीईआरटी कहता है कि ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में धसे रहते हैं। ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर धसे हुए हैं। अब जो ऑर्गेनेल हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, है ना। 3 तरह के ऑर्गेनेल हो सकते हैं। या तो ऑर्गेनेल पे 1 मेम्ब्रेन होगी, या फिर 2 मेम्ब्रेन होंगे, या फिर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनेल बताइए जिसपे कोई मेम्ब्रेन ना हो। कौन सा? राइबोसोम। और कोई? सेंट्रियोल। ऐसा ऑर्गेनेल बताइए जिसमें 2 मेम्ब्रेन हो। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। केवल 3 ही स्ट्रक्चर सेल में ऐसे हो सकते हैं जिनमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। वो आपके सामने बने हुए हैं, आज ही से आप याद कर सकते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। ये 3 ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और बाकी सिंगल मेम्ब्रेन। बाकी में बहुत सारे हैं, इसलिए सबको अलग अलग नहीं याद करेंगे। ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, गैलेक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे हैं। तो आप नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम्पल कम हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। जो सिंगल
मेम्ब्रेन बाउंड हो आप अपने आप कर लेंगे, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनेल हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हो सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइक्रोबॉडी। यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये स्ट्रक्चर केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक हम टेबल यहाँ पर छोटी सी बना सकते हैं समझने के लिए। एक तरफ हम लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। समझ लें पहले आप, ठीक। सबसे पहली चीज मैंने आपसे कहा कि यूकैरियोटिक सेल, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। फिर क्या बताया गया? यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये बातें हम पहले ही सीख चुके हैं। अब मैंने क्या बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हो सकता। यानी जो भी यूकैरियोट में आप माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोबॉडीज की बात करें, ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। ये केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं और इनमें से हर ऑर्गेनेल का अपना एक अलग फंक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा, जिसके बारे में नेक्स्ट टर्म से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। अच्छा, अब हर यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कहा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा है? राइबोसोम। ये देखिए, दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब मुझे बताइए कि राइबोसोम, जैसे आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा या प्रोकैरियोट में? कहाँ पर? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है और प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हो सकता है। अब राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक, दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होगा। यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट, और प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। आपसे ये कहा गया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हो सकता, लेकिन राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाएगा। लेकिन अंतर उसके बावजूद भी है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम देखें तो क्या आप जानते हैं किस तरह का? कैसा है? 70S। और यूकैरियोट में 70 या 80? कौन सा? दोनों। यहाँ पर 70S भी होगा और 80S भी होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं।
70s टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होगा। अच्छा, अभी मुझे देख के ये बताइए इस फिगर को कि राइबोसोम को मैंने कहाँ पे बना के दिखाया है? साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम कितनी जगह पर हो सकता है? चलो गिनो। ठीक है, पहला कहाँ पर? साइटोप्लाज्म। दूसरा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और न्यूक्लियस। कितना दिखाई दिया? 5 नजर आया ना? तो ये साइटोप्लाज्म के अलावा, भाई साइटोप्लाज्म में तो हर ऑर्गेनेल धसा ही हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम 3 ऑर्गेनेल के अंदर और 1 ऑर्गेनेल के ऊपर पाया जाता, बाहर नहीं, उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो किसके अंदर प्रेजेंट है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस के अंदर। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जिनके अंदर वो तीनों क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो 2 चीज़ें आप एक साथ याद कर सकते हैं कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं सबके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। और किसके ऊपर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता, उसकी सरफेस के ऊपर। तो अब देखिए जरा यहाँ पर राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड प्रेजेंट इन ऑल सेल। चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें, हर तरह की सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, ध्यान देंगे, राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है। और राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है और ये दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। एक ऐसा ऑर्गेनेल जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर है, एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम बहुत छोटा सा ऑर्गेनेल है और ये दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें, आपके सामने जो सेल बनी है कौन सी है? प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल के बारे में बात की जाए तो एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेल और पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल या फिर क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोमियर भी होता है ना? ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम है। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल पाया जाता है। और ये ऑर्गेनेल कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन या डबल? दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। प्लांट में, एनिमल में? एनिमल में, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे ये कुछ प्लांट सेल में पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम में, तो क्लेमाइडोमोनास प्लांट नहीं है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? प्रोटिस्ट। क्लेमाइडोमोनास का जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। कितने किंगडम है जानते हैं आप? 5 किंगडम। किसने दिया? आर.एच. विटेकर। कौन से किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। हमारा किंगडम क्या है? एनिमैलिया। मैंगो का किंगडम प्लांटी, मशरूम का किंगडम फंजाई, बैक्टीरिया का किंगडम मोनेरा और क्लेमाइडोमोनास का किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रेजेंट टाइम में जो क्लेमाइडोमोनास है वो प्लांट नहीं है, ये एक प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। तो प्रोटिस्ट के अंदर यानी क्लेमाइडोमोनास, जिसको पहले हम एल्गी या प्लांट कंसीडर करते थे, उसमें सेंट्रियोल होता है।
लेकिन ज़्यादातर प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल का पाया जाना एनिमल सेल का कैरेक्टर है। और सेंट्रियोल का काम जानते हैं? सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन, दिस हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेल के बारे में हमने डिस्कशन किया। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। 3 तरह के ऑर्गेनेल मैंने आपको बताए, कौन कौन से? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हो सकता, यानी चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो या डबल मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोट में तो नहीं हो सकता। राइबोसोम आपने देखा कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। सेंट्रियोल भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, जो हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन प्रोसेस में। तो अगले लेक्चर से हम डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे।